हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। आज हम लोग हिस्ट्री में सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इसी को दूसरे नाम से भी लिखा है अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज़। ये यहाँ हम लोग 600 BC टू 600 CE यानी लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के इतिहास को देखेंगे। इस दौरान इस समय में किंग्स की क्या पोजीशन थी, फार्मर्स का क्या पोजीशन था, टाउन्स की क्या स्थिति थी, अर्ली स्टेट्स कैसे थे, उनकी इकोनॉमीज़ कैसी थी, इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। यहाँ हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट इन 1500 ईयर्स। यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, ये 1500 ईयर्स होगा। यहाँ पे हम लोग 1500 वर्षों के विकास को देखेंगे। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके 1500 वर्षों के बाद इन 1500 वर्षों में क्या क्या हुआ। ऋग्वेदा वॉज कंपोज्ड, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट टुक प्लेस, पैस्चरलिज्म में भी परिवर्तन हुआ, मेगालिथ्स बनाए गए। मेगालिथ्स बड़े बड़े चट्टानों को कहते हैं जो बरियल्स को मार्क करने के लिए इनग्रेव किया गया था। साउथ इंडिया में ऐसा देखने को मिलता है। इमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स एंड किंगडम्स, प्रारंभिक जो राज्य हैं उनका उदय या बड़े बड़े किंगडम्स का उदय। अपीयरेंस ऑफ न्यू टाउन्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इन चीज़ों को भी यहाँ देखेंगे कि ये सारी चीज़ें यहाँ हुई इस दौरान। आगे है, इस दौरान के इतिहास के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। हाउ डू वी कम टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड, द पीरियड बिटवीन 600 BCE to 600 CE. The main sources are inscriptions, texts written in Prakrit, Kharosthi and other languages, coins. Coin is also a great source of knowing the history of mainly trade, commerce and commercial economic positions. Another things, the visual materials, जो चीज़ें दिखती है, जो उस समय की चीज़ें हैं जिनकी खुदाई की गई है, जिन्हें निकाला गया है इस समय, उनको हम देखते हैं। यहाँ हम लोग पहले फर्स्ट पॉइंट में ही देखते हैं, एक टर्म यूज़ किया गया है, प्रिंसेप्स एंड प्रियदर्शी। प्रिंसेप कौन थे और ये प्रियदर्शी किसका नाम है। जेम्स प्रिंसेप एक यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जिन्होंने अशोकन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने का काम किया। इन 1830s he deciphered the Brahmi and Kharosthi scripts written on Ashokan inscription. How it happened we will see later on. बाद में हम लोग इसको देखेंगे। Now let us move to next page. सेकेंड पेज। प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है। प्रियदर्शी प्रियदर्शी मीन्स प्लेजेंट टू बिहोल्ड, जो सुनने में अच्छा लगे। प्रियदर्शी नाम से इट मेड ईजियर टू अंडरस्टैंड, यानी ये प्रियदर्शी के नाम से बहुत सारा इंस्क्रिप्शंस उस समय का मिला है अशोकन इंस्क्रिप्शंस को। तो इसको पढ़ने के बाद, अशोकन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ लेने के बाद उस समय के इतिहास को जानने में बहुत मदद मिली, इसकी जानकारी में बहुत मदद मिली। सेकेंड पॉइंट है अर्ली स्टेट्स।
The early states, there were 16 Mahajanpadas, Jana and Sangha. 16 Mahajanpadas, many of them were kingdoms and many were Gana or Sangha. Gana or Sangha means republic. अब इन सारे जो महाजनपद थे या गण संघ थे उनकी विशेषता क्या थी इसमें दिया है। फोर्टिफाइड कैपिटल सिटी था उनका, उनके पास एक लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी हुआ करती थी, बड़ी सेना होती थी और बड़े पैमाने पे लोग होते थे जो शायद टैक्स कलेक्ट करने के लिए, साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए और इन दोनों को मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती थी। From 6th century BC onward, Brahmanas had begun composing धर्मशास्त्राज और धर्मसूत्राज। धर्मशास्त्र या धर्मसूत्र को उन्होंने कंपोज करना शुरू कर दिया था, उन्होंने इसको बनाना शुरू कर दिया था। These were normative text, इनको normative text कहा गया है। Normative मतलब the text which were written to establish the norms, establish the rules and regulations. इन norms के अनुसार क्षत्रियाज were expected to be the rulers. क्षत्रिय ही शासक होंगे ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था। क्षत्रियों के लिए रूलर्स को अलाउ किया गया था कि दे वेयर एडवाइज टू कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स फ्रॉम कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिजन्स एज वेल एज फ्रॉम पैस्टरलिस्ट एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स। इन सबों से वो क्षत्रिय जो राजा होंगे वो टैक्स वसूल कर सकेंगे। इनके बारे में इसमें लिखा है। यहाँ अब हम लोग एक 2.2 में देखेंगे द फर्स्ट अमॉन्ग द 16 महाजनपदास। उस 16 महाजनपदों में मगध सबसे बड़ा साम्राज्य के रूप में उदित हुआ। एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनता है, वाई मगधा एमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल एम्पायर। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है, कभी कभी इसे 8 मार्क्स में भी दे सकता है, अक्सर 3 मार्क्स में ही पूछा जाता है। तो कहता है कि ये क्यों एक इम्पॉर्टेंट, एक पावरफुल एम्पायर के रूप में क्यों एमर्ज कर गया। तो इसको हम इन शॉर्ट अगर ये करें, द प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल लैंड, मगध जिस रीजन में था उस रीजन में बहुत ही उपजाऊ कृषि भूमि थी जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था, इसलिए वहाँ बड़े साम्राज्य के निर्माण में मदद मिली। आयरन माइंस, वहाँ पे आयरन माइंस अवेलेबल था जिससे आयरन्स निकाले जा सकते थे, उस आयरन से वेपन्स बनाए जा सकते थे, टूल्स बनाए जा सकते थे, खेती के औजार या फिर लड़ाई के सामान बनाए जा सकते थे। इसलिए इस चीज़ ने भी मदद को इमर्ज करने में मदद किया। तीसरा चीज़ है एलिफेंट्स। उस एरिया में, उनके जंगलों में बहुत सारे हाथी पाए जाते थे। इन हाथियों का उपयोग सेना में किया जाता था। आप देखेंगे हस्ती सेना का एक प्रमुख भाग हुआ करता था। तो इस एरिया में ये मिलता था, अवेलेबल था पर्याप्त मात्रा में, इसलिए इस साम्राज्य को डेवलप करने में मदद मिला। चौथा चीज़ है गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी प्रोवाइडेड चीप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस क्षेत्र में यातायात का एक साधन के रूप में गंगा का प्रयोग किया जाता था। इससे दूर दूर के शहरों तक सामान पहुंचाया जाता था, ट्रेड होता था, व्यापार होता था। तो इससे राज्य को बहुत धन प्राप्त होता था। इसने भी इस साम्राज्य को एक महत्वपूर्ण साम्राज्य के रूप में उदित होने में मदद किया। नेक्स्ट है फोर्टिफाइड कैपिटल्स। उनके जो राजधानियाँ थी वो फोर्टिफाइड हुआ करती थी। मुख्य रूप से हम देखें, पहली जो राजधानी थी मगध की, राजगृह, जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरी थी, एक तरीके से नेचुरल बाउंड्री उसको मिला हुआ था, एक तरीके से वो फोर्टिफाइड कैपिटल सिटी था, जिसे दुर्गम कहा जाता था, दुर्भेद्य कहा जाता था कि इसको कोई जीत नहीं सकता, इसके ऊपर कोई चढ़ाई नहीं कर सकता।
और सबसे लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट था एम्बिशियस रूलर्स। उस समय मगध में कुछ ऐसे शासक हुए जो बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे प्रतापी राजा हुए, शक्तिशाली राजा हुए जो बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, इसलिए मगध को एक सबसे शक्तिशाली जनपद, महाजनपद बनने का मौका मिला और मगधा emerged as the most important powerful kingdom in this area. That's all for today. अगले क्लास में हम लोग करेंगे। धन्यवाद। शुभ दिन।